नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज की क्लास रहेगी हमारे बीए सेकंड ईयर वालों के लिए राजनीतिक विज्ञान को लेकर अति इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कस करने वाले। दोस्तों जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित है। दोस्तों बीए सेकंड ईयर वालों के लिए राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण यानी फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। चलिए 2023 का न्यू एडिशन दोस्तों 19 वालों पर डिस्कस करेंगे। जो पिछले एग्जामों में प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो सवाल पूछे गए उन्हीं सवालों पर डिस्कस करने वाले। हमारी क्लास से ऑलरेडी 2 तो हो चुकी है, तीसरी क्लास है दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण सवालों से क्लास को स्टार्ट करते हैं। 30वां सवाल है, चलिए कठोर और लचीले संविधान में कोई दो अंतर बताइए। कठोर संविधान और लचीला संविधान, इन दोनों में अंतर बताना है कि कठोर संविधान क्या होता है और लचीला संविधान क्या होता है। कठोर संविधान में संविधान संशोधन करने का अधिकार तो संसद की कठोर संविधान होता है उसमें संविधान को संशोधन करने का अधिकार या तो संसद की अपेक्षा किसी उच्चतर संस्था को प्राप्त होता है, संसद की सम्मिलित बैठक को, या फिर संसद की सम्मिलित बैठक होती है उसमें, या फिर संसद से भी ऊपर संस्था होती है उसको कठोर संविधान को परिवर्तन करने का अधिकार होता है। कठोर संविधान को परिवर्तित वो ही कर सकता है जो संसद से ऊपर की संस्था है या फिर संसद का एक सम्मिलित बैठक है, वही कठोर संविधान को परिवर्तित कर सकती है। लेकिन जो लचीला संविधान होता है उसे संसद और व्यवस्थापिका इनमें से कोई भी परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, कठोर संविधान प्राय लिखित निर्मित होता है। कैसा होता है? कठोर संविधान होता है वो लिखित और निर्मित कठोर संविधान होता है लगभग, जबकि लचीले संविधान होता है वो अधिकतर अलिखित और विकसित होता है। अलिखित और विकसित संविधान कौन सा होता है? लिखित संविधान। ठीक है, लिखित जो लचीला होता है वो अलिखित होता है और कठोर होता है वो लिखित होता है। चलिए अगला सवाल है 2019 के एग्जाम में पूछा, संविधानवाद की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? संविधानवाद की अवधारणा से क्या अभिप्राय, अथवा में सवाल सेम है, संविधानवाद का अर्थ क्या है? दोस्तों संविधानवाद शब्द से स्पष्ट हो रहा है, चलिए देखते हैं। संविधानवाद संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका संचालन कानूनों और नियमों द्वारा होता है। जिसका संचालन है वो कानूनों और नियमों द्वारा होता है, व्यक्ति द्वारा नहीं होता। यह प्रजातांत्रिक भावना तथा व्यवस्था पर आधारित, प्रजातांत्रिक भावना और व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें शक्तियों के केंद्रीकरण और निरंकुश प्रभुता का कोई स्थान नहीं है। इसमें क्या है कि शक्तियों का केंद्रीकरण और निरंकुश प्रभुता का कोई वो स्थान नहीं दिया जाता। संविधानवाद शासन और नागरिकों के संबंधों को ऐसे ढंग से निर्धारित करता जाता है। संविधानवाद शासन और नागरिकों के ऐसे संबंध का ढंग वो निर्धारित करता है कि शासन सत्ता नागरिकों के शासन और नागरिकों के संबंध में आतंक का विषय न बन सके। दोस्तों ऐसे ढंग से वो सत्ता नागरिकों के लिए आतंक का विषय न बन सके, इस प्रकार वो निर्धारित करता है। सीधे साधे शब्दों में अब कहे कि संविधानवाद सम्मिलित शक्तियों वाला शासन अर्थात निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन होता है। वो कौन होता है? नियमानुकूल सम्मिलित शक्तियों वाला शासन और निरंकुश शासन होता है, इसके विपरीत वो है संविधानवाद की एक संक्षिप्त है वो अर्थ है इसका। चलिए दोस्तों 2015 में पूछा गया था इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में, सवाल को देख लेते। 2015 में पूछा गया और 2017 दो एग्जामों में पूछा गया लगातार संविधानवाद की परिभाषा। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधानवाद की परिभाषा क्या है। संविधानवाद को परिभाषित कीजिए पिनोक और स्मिथ के अनुसार। दोस्तों एक विद्वान है, दो विद्वानों के नाम दिए गए हैं कि इसके अनुसार क्या है कि पिनोक और स्मिथ के अनुसार संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम ही नहीं है। दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया और तथ्य का नाम नहीं है, ये कोई संविधानवाद कोई ऐसा नाम या फिर कोई तथ्य नहीं है, वरन यह राजनीतिक शक्ति के संगठन का प्रभावशाली नियंत्रण भी है। दोस्तों एक राजनीतिक संगठन होता है, राजनीतिक जो शक्ति होती है उस शक्ति का संगठन प्रभावशाली नियंत्रण भी ये संविधानवाद प्रतिनिधित्व प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की अशाखाओं का प्रतीक भी इस संविधानवाद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक प्रतिनिधि प्राचीन परंपरा, प्रतिनिधि प्राचीन परंपरा और भविष्य की जो आशा होती है, भविष्य की आशाओं का प्रतीक इस संविधानवाद को कहा जाता है। यह एक राजनीतिक शक्ति गठन का प्रभावशाली नियंत्रक भी माना जाता है। दोस्तों 33वां सवाल अति इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में कि संविधानवाद के कोई दो
आधारों का उल्लेख। संविधानवाद के 2 आधार बताने दोस्तों। संविधानवाद के लिए निसंदेह लोकतांत्रिक शासन जरूरी है दोस्तों। संविधानवाद अगर होगा तो उसके लिए एक लोकतांत्रिक लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा निर्मित लोगों का तंत्र होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन होना जरूरी, अर्थात शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी। दोस्तों शासन यानी सरकार को जनता यानी लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, ऐसा संविधानवाद के लिए जरूरी होता है दोस्तों। संविधानवाद के लिए विधि सम्मत शासन। दोस्तों अगर संविधानवाद होगा तो उसके लिए विधि सम्मत, एक विधि के अनुसार शासन यानी सरकार, विधि के अनुसार शासन और शासन सरकार सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था अति आवश्यक। दोस्तों विधि के अनुसार शासन चलना चाहिए, सरकार चलनी चाहिए विधि के अनुसार, और शासन सत्ता अब और उस शासन की सत्ता और उस पर नियंत्रण की व्यवस्था है वो भी अति आवश्यक होती है। यह भी संविधानवाद का आधार माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला है संविधानवाद की कोई 2 विशेषता। दोस्तों संविधानवाद हमारे देश का है। संविधानवाद संविधान के अनुसार चलता है। संविधान में जो नियम लिखे गए वो उसी के अनुसार भारत देश चलता है, यानी भारत में वही होता है जो संविधान में लिखा गया है, इससे हटकर कुछ भी नहीं होता। अगर करना है तो संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है। तो संविधान हम कुल मिला के यह कह सकते हैं कि भारत एक संविधानवाद राष्ट्र है। कैसा है? संविधानवाद, संविधान के अनुसार चलता है। संविधानवाद की कोई विशेषता बतानी है। संविधानवाद में विशिष्ट बात यह दोस्तों, इंपॉर्टेंट और विशिष्ट बात संविधानवाद की यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ ही गंत्यात्मक भी पाई जाती। कैसे स्थायित्व? दोस्तों संविधानवाद में क्या होता है, एक स्थायित्व, हमारे देश का संविधान है वो स्थायी है, यानी कि स्थायित्व के साथ में एक गंतव्यता भी पाई जाती है। ठीक है। संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा कैसी है? संस्कृति। दोस्तों संविधान में जो कुछ भी लिखा है वो संस्कृति और संस्कृति से संबंधित अवधारणा, किसी संस्कृति संबंध अवधारणा है। इसकी यह अवधारणा हर जगह और स्थान विशेष की प्रकृति से संबंध पाई जाती। हर जगह और हर स्थान में संस्कृति से संबंध में पाई जाती है। दोस्तों 35वां सवाल अति इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में दोस्तों। चलिए संविधान एवं संविधानवाद के कोई 2 अंतर। दोस्तों संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, इसमें क्या अंतर है वो लिखना है। सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है कि संविधान प्रत्यक्ष से सामने दिखता है, संविधान लिखा हुआ है, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, यानी कि संविधान प्रत्यक्ष से हमारे सामने है, प्रत्यक्ष से इसे देखा जा सकता है। जबकि संविधानवाद एक कल्पना है। दोस्तों संविधानवाद एक कल्पना है, यह विचार है। संविधानवाद क्या है? ये एक विचार है, अतः यह अमूर्त है, इसकी कोई मूर्त नहीं है, इसकी कोई छवि नहीं है। ठीक है। अगला संविधान किसी देश के आदर्श संविधान है। संविधान किसी देश का आदर्श, संविधान के नियम है, संविधान की अवधारणा है, संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है। तो संविधान हमें दिखता है, लिखा हुआ है, हमारी किताबों में लिखा पड़ा है संविधान किस प्रकार का है, यानी उसके आदर्श है, उसके नियम है, उसके मूल्य है, उसके कानून का संकलन किया हुआ है, इस पूरे कानून का उस किताब के अंदर, उस संविधान के अंदर संकलन किया हुआ है। जबकि संविधानवाद एक विचार धारणा है, विचार एवं धारणा संविधानवाद को कहा जा सकता है। यही संविधान और संविधानवाद के अंतर्गत अंतर है। ठीक है, बीच में अंतर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम तक सीरीज को पूरा करना आप सभी के सामने महामैराथन क्लासें लगानी पड़ेगी, तभी जाके इस सीरीज को कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों आप जरूर मेरा साथ बनाए रखिएगा और मैं मोटिवेट होकर आप सभी के सामने डेली इसी प्रकार पेश होता रहूंगा। दोस्तों ब्रिटिश संविधान के मुख्य 2 सामाजिक और आर्थिक आधार। दोस्तों ब्रिटिश का संविधान है, ब्रिटिश देश का जो संविधान है उसका संविधान की 2 सामाजिक और आर्थिक, उसका आधार क्या, सामाजिक आधार और आर्थिक आधार क्या है ब्रिटेन के संविधान के, वो लिखना है कि ब्रिटेन के संविधान में आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक किस प्रकार के जो आधार है। ब्रिटेन में नागरिक परंपरावादी होते। कैसे परंपरावादी? पहले से जो परंपरा क्या होती है, जो पहले जमाने से जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, किसी के प्रति जो धारणा पहले से आज तक एक जैसी चलती आ रही है तो उसे परंपरा कहा जाता है। पहले से आज तक जो चलता आ रहा है तो वो परंपरागत, तो ये क्या है? नागरिकता परंपरावादी होती। नागरिकता, एक देश की नागरिकता होती है वो परंपरावादी है, पहले से चली आ रही नागरिकता होती है। ब्रिटेन में नागरिकता परंपरावादी होते हैं। विदेश काल एक स्थिति अनुसार धीरे धीरे सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं। दोस्तों वे देश काल समय परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे सामाजिक और राजनीतिक जो परिवर्तन होता है उसका समर्थन करने लगते हैं ब्रिटेन के लोग। ठीक है। ब्रिटेन में सामाजिक सजातीय पाई जाती है। सजातीयता, दोस्तों ब्रिटेन में सामाजिक सजातीयता पाई जाती है। यहाँ अनेक सामाजिक वर्ग भी पाए जाते हैं। दोस्तों ब्रिटेन के अंदर अनेक प्रकार के सामाजिक वर्ग भी पाए जाते हैं। दोस्तों 37वें सवाल की ओर बढ़ते। दोस्तों 2019 के एग्जाम में पूछा गया इस सवाल। दोस्तों 1 वीक सीरीज कोई भी हो, नया एडिशन हो
21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, अगर उस 21, 22 और 23 तीनों एडिशन में 1 वीक सीरीज के एडिशन में 2019 का सवाल है तो वो सेम का सेम सवाल होगा। उसमें सवाल में फेरबदल नहीं होता, सवाल इतना फेरबदल होता कि 2023 का एग्जाम है तो 2023 के क्वेश्चन नहीं होंगे, 2022 का है तो 2022 के क्वेश्चन नहीं होंगे, 2021 का है तो 2021 में पूछे गए क्वेश्चन नहीं होंगे, 2020 के होंगे, यूं एक साल के पीछे के होते। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका क्या है? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन देश की अर्थव्यवस्था है तो उसकी अर्थव्यवस्था राज्य की भूमिका, अर्थव्यवस्था के अंदर राज्य की भूमिका किस प्रकार की वो लिखनी है। ब्रिटेन में राज्य कल्याणकारी राज्य की भूमि निभा रहा है। दोस्तों ब्रिटेन में राज्य कल्याणकारी की भूमि निभा रहा है, वो अनेक सामाजिक सेवाएं भी प्रदान कर रहा है, नागरिक को आर्थिक सुरक्षा देने का भी कार्य कर रहा है। कल्याणकारी जन कल्याण के लिए दलीय व्यवस्था बाधक नहीं है वरन मत है। दोस्तों जन कल्याण करने के लिए ब्रिटेन के अंदर एक कैसी बाधक किसी के प्रति दबाव डालने बाधक व्यवस्था नहीं है वरन उसमें एक मत होता है, अपने हिसाब का मत होता है, वो होता है ब्रिटेन में नागरिकों को बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु आदि की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है, प्राप्त देती है, सरकार देती है आर्थिक स्थिति में, ऐसा उसके संविधान में लिखा गया। ठीक है। अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था की दो विशेषताएं। अमेरिका की जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी विशेषता क्या है, उसमें अच्छा क्या है वो लिखना है। अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रीकरण देखा जाए। दोस्तों अमेरिकी सामाजिक व्यवस्था है उसमें स्त्रीकरण देखा जा सकता है। इसमें सबसे प्रथम वर्ग, उच्च वर्ग, दूसरे स्तर मध्यम वर्ग आता है, दूसरे स्तर में यानी सबसे ऊपर वाला उस प्रथम स्तर होता है, वर्ग होता है लोगों का, वो उच्च वर्ग होता है, और उससे भी दूसरे स्तर पर जो मध्य वर्ग आता है, और इससे निम्न स्तर पर दैनिक मजदूरी पाने वाले सामान्य लोग, दैनिक दिन प्रतिदिन जो मजदूरी थोड़ी थोड़ी लेते हैं तो वो तीसरी श्रेणी में आते हैं, और नॉर्मल होते हैं एक मध्यम वर्ग के होते हैं वो दूसरी श्रेणी में आते हैं, और सबसे ऊंच जो नौकरियों वाले है, काम धंधा वाले है, वो फैक्ट्री लेकर बैठे वो ऊंच में आता है, और जो बीच में काम करते हैं दुकानों पर वो आते हैं मध्य वर्ग में, और सबसे वो मजदूरी का काम करते हैं वो दैनिक मजदूरी पाने वाले सामान्य लोगों के अंतर्गत आते हैं। ये अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है। और अगली ये अमेरिका के धर्मनिरपेक्ष को अपनाया। दोस्तों अमेरिका के अंदर धर्मनिरपेक्ष, दोस्तों भारत भी एक धर्म निरपेक्ष राज्य, हर कोई धर्म का व्यक्ति भारत के अंतर्गत रह सकता है, लेकिन अमेरिका में भी धर्म निरपेक्ष को अपनाया गया है। दोस्तों अमेरिका के अंदर हर कोई व्यक्ति, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, तो वो भी अमेरिका के अंदर रह सकता है। तो वहां पर भी धर्म निरपेक्ष राज्य को अपनाया गया है। धर्म के आधार पर यहाँ भेदभाव वर्जित है, धर्म के आधार पर भेदभाव होते हैं वो अमेरिका में नहीं होते, भारत की जैसी वहां पर भी व्यवस्था है। अमेरिका राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक आर्थिक आधारों में से समझिए। दोस्तों अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको सामाजिक और आर्थिक आधारों पर अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को समझाना है। चलिए अमेरिका में लोगों का राष्ट्रीय चरित्र उच्च कोटि का देखा जाए। दोस्तों अमेरिका में जो लोग होते हैं उसका जो राजनीतिक चरित्र होता है, दोस्तों अमेरिका में लोगों का राष्ट्रीय चरित्र अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो चरित्र होता है, जो व्यवहार होता है, वो उच्च कोटि का। दोस्तों हमारा भारत देश महान है तो हमें अपने भारत देश पर गर्व है। दोस्तों आप जानते होंगे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, यानी हमें अपने आप को अपनी भारत भूमि पर, अपने भारत देश पर गर्व है। तो इसी प्रकार अमेरिका के लोग हैं तो उस अमेरिका के लोगों का अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने अमेरिका देश के चरित्र, यानी कि अमेरिका देश जैसा दिखता है उसका चरित्र है, और उसकी उच्च कोटि का देखा जा सकता है। वहाँ के लोग भी उसे उच्च कोटि से देखते हैं, जैसे हम अपने देश को उच्च कोटि से देखते हैं, उसी प्रकार लोग समृद्धि की ओर बढ़ने में विश्वास करते हैं। दोस्तों अमेरिका के जो लोग हैं वो समृद्धि की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की राजनीति एक समृद्धि की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, आर्थिक और सामाजिक कारणों के साथ में। अमेरिकी लोग अपनी भौतिक संपत्ति, धार्मिक, आर्थिक मूल्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। अमेरिकी लोग हैं वो अपने जो भौतिक सामग्री होती है वो धर्म, आर्थिक मूल्यों का प्रोत्साहन और कठोर परिश्रम करते हैं, सामान्य बुद्धि आस्था में भी इसे भौतिक साधनों को रखते, संपत्ति को रखते। चलिए 40वां सवाल 2020 के एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों चीन के संविधान की कोई दो सामाजिक आधारों को। दोस्तों चीन के संविधान में
चीन की बात हो रही दोस्तों, अभी तक अमेरिका की बात हो रही थी, अब चीन की बात हो रही है कि चीन के जो संविधान में कोई दो सामाजिक आधार है उसके बारे में लिखना है। चीन की सामाजिक व्यवस्था की दो विशेषता, चीन की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है उसके बारे में लिखना है। चीन विभिन्न राष्ट्रीयता वाला देश, दोस्तों चीन है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीयता वाला देश है। यहाँ हॉन, मंगोल, तिब्बती आदि जाति के लोग रहते। दोस्तों चीन में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रह सकते हैं। तो चीन में विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश है दोस्तों, अलग अलग राष्ट्रीयताओं यानी कि अलग अलग रहने वाले नागरिकों, अलग अलग धर्म वाले लोगों का है वो देश है। तो यहाँ पर हॉन, मंगोल, तिब्बती आदि जाति के लोग हैं वो रह सकते हैं। चीन पुरुष प्रधान होते हैं। दोस्तों चीन में जो पुरुष होते हैं, चीन देश के अंदर जो पुरुष होते हैं वो प्रधान होते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, बिल्कुल संयुक्त है। संयुक्त परिवार, बहुविवाह, बाल विवाह एवं कन्यावध आदि प्रथा आदि की प्रथा प्रचलित। दोस्तों चीन के अंदर बाल विवाह होता है, बहुविवाह होता है और कन्यावध भी चीन के अंदर होता है, लेकिन भारत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों इसमें लिखा गया कि चीन के 1982 के संविधान की कोई दो विशेषता बताइए। दोस्तों चीन के अंदर 1982 में जो घटनाक्रम हुई उसकी कोई दो विशेषता। 2017 और 2021 दो एग्जामों में दोस्तों अभी भी पूछा गया है, दो साल पहले 2021 के एग्जाम में और 2017 के एग्जाम में। यानी कि चीन के अंदर जो 1982 में घटना हुई थी उसका कोई विशेषता अच्छी बात क्या है वो लिखनी है। चीन के संविधान की दो कोई विशेष अच्छी बात है लिखनी। चीन का संविधान संक्षिप्त, लिखित, निर्मित संविधान। दोस्तों चीन का जो संविधान है सबसे संक्षिप्त यानी छोटा है, संक्षिप्त है, एकदम शॉर्टकट में लिखित है, लिखा गया है संविधान निर्मित। इसमें केवल 138 अनुच्छेद, दोस्तों 138 अनुच्छेद। भारत के संविधान में 395, हमारा देश भारत, इसमें 395 अनुच्छेद है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। लेकिन चीन का संविधान बिल्कुल छोटा है, उसमें 138 अनुच्छेद कितने हैं? 100 लिखित तो है लेकिन 138 अनुच्छेद है। इसमें 4 उपाध्याय और एक प्रस्तावना और 4 उपाध्याय। चीन के संविधान के अध्याय 2 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया। चीन का जो संविधान है उसमें अध्याय 2 है, उसमें नागरिकों का मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया। संविधान में नागरिकों को आर्थिक आधार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, चीन के जो नागरिक होते हैं उस नागरिकों को चीन के संविधान में आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, कैसा? सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि अधिकार आदि 4 प्रकार के मौलिक अधिकारों प्राप्त है। दोस्तों 42वां सवाल है, चीन के संविधान की कोई दो आर्थिक आधारों का वर्णन। चीन के संविधान के कोई दो आर्थिक आधार, चीन का जो संविधान है उसके आर्थिक आधार कौन कौन से वो लिखने हैं। चीन एक कृषि प्रधान देश है, कैसा? कृषि प्रधान देश है। चीन की 20% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। दोस्तों चीन में जो 100% जनसंख्या में से 20% जो जनसंख्या वो कृषि कार्य करते हैं। कृषि के क्षेत्र में वहां भूमि का पुनर्वितरण तथा खेतों का राष्ट्रीयकरण। दोस्तों भूमि वितरण के लिए वहां पर क्या होता है? भूमि का पुनर्वितरण होता है और एक खेतों का राष्ट्रीयकरण होता है। परस्पर सहायता मंडलियों का गठन, सहकारी खेती आदि पर बल दिया जाता। सहकारी खेती भी वहां पर होती है चीन के अंदर। चीन में श्रम प्रधान लघु उद्योग का विकास करने पर ज्यादा जोर दिया। दोस्तों चीन के अंदर जो श्रम प्रधान होता है, श्रम का अर्थ होता है जो मेहनत करता है उसे श्रम कहा जाता है, मेहनत। तो श्रम प्रधान यानी कि मेहनत में प्रधान होते हैं वो लघु छोटे उद्योग होते हैं, उसका विकास करने में ज्यादा जोर दिया जाता है। छोटे छोटे उद्योग और उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। दोस्तों 43वां सवाल है, चीन के संविधान के किन्हीं दो सामाजिक आधार। चीन का जो संविधान है उसमें सामाजिक आधार कौन कौन से है उस पर समझाना है। चीन एक बहुल राष्ट्रीय, कैसा? चीन एक बहुल राष्ट्रीय है जिसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता रहती है। दोस्तों चीन है वो एक प्रकार का बहुल राष्ट्रीय, कैसा? बहुल राष्ट्रीय जिसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो रहते हैं। यहाँ बहुजातीय समाज व्यवस्था विद्यमान, बहुजाति यानी अलग अलग जाति के जो समाज है वो भी यहाँ चीन में पाई जाती है। ठीक है, चीन समाज शुरू से ही पुरुष प्रधान। चीन का समाज है वो स्टार्टिंग से पुरुष प्रधान होता है। अक्टूबर 1949 में क्रांति के बाद महिला और पुरुषों की समानता पर बहुत बल दिया जाने लगा। परिणाम स्वरूप स्त्रियों की दशा में सुधार आया। दोस्तों चीन में भी स्त्रियों की दशा में वो सुधार आया है। वो कोई आंदोलन हुआ होगा 1949 में तो वहां पर हुआ है। स्विट्जरलैंड के संविधान के सामाजिक आधार
सामाजिक आर्थिक आधारों में से दो उल्लेखिए। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है, स्विट्जरलैंड देश का संविधान है, उसमें सामाजिक आर्थिक आधारों का उल्लेख करना। सामाजिक आधार क्या और आर्थिक आधार क्या है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच, रोमन भाषाभाषी लोग अधिकतर निवास करते हैं। कैसे? जर्मन, फ्रेंच, रोमन भाषाभाषी के जो लोग होते हैं वो अधिक निवास करते हैं। यह जातिगत विभिन्नता पाई जाती है। स्विट्जरलैंड के अंदर जातिगत विविधता पाई जाती है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य अधिक है। दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर अधिक होता है स्विट्जरलैंड, इसलिए यहाँ के लोग स्वस्थ, यहाँ के कुछ क्षेत्रों में कृषि होती है, परंतु इस देश को लघु पूर्ण देश का, कैसा लघु पूर्ण देश का जाता, आर्थिक दृष्टि से मध्यम स्थिति पाई जाती है। कैसी आर्थिक? स्विट्जरलैंड के लोगों की आर्थिक दृष्टि के, अर्थव्यवस्था धन दौलत की दृष्टि से बिल्कुल मध्यम स्थिति है वो पाई जाती है। चलिए दोस्तों 45वां सवाल, फ्रांस में सामाजिक आर्थिक आधारों में से कौन से में से दो पर प्रकाश डाले। फ्रांस देश है तो उसमें सामाजिक और आर्थिक जो आधार है उस पर क्या कर प्रकाश डालना है। फ्रांस के समाज की जाति एक रूपता पाई। दोस्तों फ्रांस का समाज है उसमें जाति की एक रूपता पाई जाती है। यहाँ के समाज में दार्शनिकों का काफी महत्व है। दोस्तों फ्रांस का जो समाज है वो एक जाति एक रूपता वाला देश है। जाति एक रूपता पाई जाती है। समाज में दार्शनिकों का काफी महत्व, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना समाज में पाई जाती है। दोस्तों जो फ्रांस देश है, फ्रांस में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से समाज बहुत अच्छा एक रूपता पाई जाती है। राजनीतिक दृष्टि को मान दिया जाता है और भाईचारे की भावना यहाँ पर पाई जाती है फ्रांस के अंदर। पेरिस फ्रांस की राजधानी तथा प्रमुख नगर। दोस्तों पेरिस है वो फ्रांस देश की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ये प्रमुख नगर है। यहाँ नगर केवल कला, ज्ञापन, व्यापार और संस्कृति का केंद्र ही वरन फ्रांस सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। फ्रांस से सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र माना जाता है। ऐसी बात नहीं है कि ये व्यापार के लिए और संस्कृति का एक केंद्र है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्या औद्योगिक केंद्र भी बने हुए। दोस्तों 46वां सवाल है, अमेरिका के संविधान की कोई दो विशेषता। अमेरिका का संविधान किस प्रकार का है उसकी विशेषता लिखनी। 2016 के एग्जाम में पूछा गया था इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में कि अमेरिकी संविधान आधुनिक युग का प्रचलित लिखित निर्मित संविधान है। दोस्तों अमेरिका का जो संविधान है वो आधुनिक युग का है। कैसा? आधुनिक युग का है। और लिखित और निर्मित संविधान, कैसा? लिखित और निर्मित संविधान है। अमेरिकी संविधान अध्यक्षतात्मक संघात्मक शासन प्रणाली का एक आदर्श उदाहरण है। दोस्तों अध्यक्षतात्मक संघात्मक शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण आदर्श उदाहरण है। दोस्तों 47वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान के अंदर कुल कितने अनुच्छेद 2019 के एग्जाम में पूछा गया है और 2020 के दो एग्जामों में लगातार पूछा गया सवाल है कि अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। दोस्तों अभी हमने पढ़े कि 100 कितने थे, 100 और कुछ थे, वो तो अच्छा सवाल है। दोस्तों 7 अनुच्छेद 100 नहीं, अनुच्छेद की बात करें तो अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है केवल, और अमेरिका के संविधान में केवल और केवल 7 अनुच्छेद है जो विश्व का सर्वाधिक संक्षिप्त। दोस्तों अमेरिका का संविधान है वो बिल्कुल छोटा है, 7 अनुच्छेद है, इसके अंदर ज्यादा नहीं है, 7 अनुच्छेद है। लेकिन भारत के अंदर जो संविधान है वो सबसे बड़ा है और 395 अनुच्छेद भारत में संविधान के, लेकिन ये बिल्कुल छोटा 7 अनुच्छेद। दोस्तों अमेरिका में बिल्कुल 7 अनुच्छेद है, विश्व का सबसे सर्वाधिक संक्षिप्त है। अमेरिकी संविधान के स्रोत लिए, अमेरिका का संविधान उसके स्रोत क्या क्या है। अमेरिका का संविधान के स्रोत 1887 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान, फिलाडेल्फिया के द्वारा निर्मित संविधान 1887 में फिलाडेल्फिया के द्वारा निर्मित संविधान अब तक हुए 27 संविधान संशोधन। दोस्तों अब तक आज दिन तक 27 संविधान का जो किताब है, संविधान की किताब है, उसमें 27 बार संविधान हो चुका है। व्यवस्थापन या कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम, व्यवस्थापन या फिर कांग्रेस के द्वारा जो पारित अधिनियम होता है। कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति पद के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका, विभिन्न न्यायिक व्यवस्थाएं, व्याख्याएं, प्रथाएं, परंपराओं की भूमिका, ये सभी क्या है अमेरिका की प्रमुख स्रोत है। दोस्तों अमेरिका की संविधान की जो स्रोत है, बिल्कुल महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से है कि ये तो बिल्कुल छोटा संविधान है और 27 संविधान संशोधन किए गए हैं। अमेरिका के अंदर कितने 27 से संविधान संशोधन कर लिए गए। व्यवस्थापन कार्य कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम कैसा है, कार्य कांग्रेस के द्वारा। यह विभिन्न न्याय शाखा है, अलग अलग प्रकार की प्रथाएं और परंपराओं का ये भूमि है। अमेरिका की भूमि
एक कैसी है प्रथाएं और परंपराओं की भूमि के रूप में जानी जाती है संविधान के अनुसार। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 49वें सवाल में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान की दो प्रमुख विषय। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो संविधान की जो क्या प्रमुख स्रोत है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान के दो प्रमुख स्रोत बताने हैं कि 1887 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान का अस्थिपंजर ढांचा न्यायिक व्याख्याओं ने अमेरिकी संविधान के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा की है। अमेरिका के संविधान कठोर संविधान, दोस्तों अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है, इसकी व्याख्या कीजिए। अमेरिका में जो संविधान लिखा गया है 7 अनुच्छेदों वाला संविधान अमेरिका में लिखा गया है, वो सबसे छोटा संविधान है। तो अमेरिका का संविधान बिल्कुल कठोर संविधान है। वो कैसे है वो समझना है। अमेरिका संविधान कठोर संविधान है क्योंकि अमेरिका में संघात्मक शासन होने के कारण अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संविधान कानूनों का निर्माण अर्थात संविधान के संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक विभिन्न प्रक्रिया का अपनाया जाता है। इस संविधान की कठोरता को सिद्ध करता है। दोस्तों अमेरिका का जो संविधान है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसी कारण अमेरिका कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है, अमेरिका की जो कानून है उसके द्वारा सामान्य प्रकार के जो नियम बनाए जाते हैं, उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण अर्थात संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों अमेरिका में एक प्रकार का लिखित संविधान और लिखित संविधान में अगर बहुत सारे राज्यों की अनुमति नहीं होगी तो उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए एक इसको परिवर्तित करना है, उसमें संशोधन करना कार्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया है जो इस संविधान की कठोरता को सिद्ध करता है। दोस्तों इसके लिए इस संविधान को संशोधित अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशिष्ट तरीका अपनाया जाता है और वो बिल्कुल कठोरता से सिद्ध करता है। अमेरिकी संविधान न केवल पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है वरन व्यवहार में भी संविधान में परिवर्तन किया जाना बहुत ही अधिक कठिन है। दोस्तों व्यवहार, अब संविधान की क्या बात करें, अमेरिका के व्यवहार में परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल बात है, ऐसी बात बताई जा रही है। दोस्तों 51वें सवाल की ओर डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन प्रक्रिया की तुलना कीजिए। अमेरिका और स्विट्जरलैंड का संविधान है वो किस प्रकार संशोधित किया है उसकी तुलना करनी है। स्विट्जरलैंड संविधान को संशोधित प्रक्रिया में पूर्ण संवैधानिक संशोधन और आंशिक संविधान संशोधन में अंतर किया गया है। दोनों संविधान के लिए अलग अलग संशोधन प्रक्रिया है, जबकि अमेरिका संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इस प्रकार की कोई अंतर नहीं। स्विट्जरलैंड में जनता द्वारा भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव किया है। दोस्तों जनता के द्वारा संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें जनता कहेगी तो संविधान में संशोधन हो सकता है। अमेरिका में जनता को संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अधिकार नहीं है। अगर अमेरिका के अंदर कोई जनता का कोई लोग कहेगा कि संविधान में संशोधन करना है तो नहीं होगा, लेकिन स्विट्जरलैंड में कहेगा तो हो जाएगा। दोस्तों एक और सवाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं, बाकी ऐसे जैसे तैसे सवालों पर डिस्कस नहीं करना है कि क्या स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था है। दोस्तों स्विट्जरलैंड देश है उसमें क्या संघीय व्यवस्था है, 2015 के एग्जाम में सवाल पूछा गया। हाँ बिल्कुल राइट है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका भारत जैसे देशों की भांति संघात्मक एक संघीय व्यवस्था को अपनाया। कैसा, भारत में एक संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन स्विट्जरलैंड में भी इसी प्रकार संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है जैसे कि भारत और अमेरिका में अपनाया गया, क्योंकि स्विट्जरलैंड क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटे हुए। दोस्तों स्विट्जरलैंड देश है, इसमें जनसंख्या बिल्कुल कम होते हुए विविधतापूर्ण देश है। दोस्तों विविधतापूर्ण देश है, इसी संघीय व्यवस्था के सभी लक्षण निम्न है। अरे तो 55वां सवाल 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था की दो लक्षण। स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है। स्विट्जरलैंड ने बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था है। दोस्तों स्विट्जरलैंड देश के बारे में बात कर रहे हैं 2016 के एग्जाम में। स्विट्जरलैंड, दोस्तों अलग अलग देशों के संविधान के बारे में आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि उस संविधान में, अमेरिका के संविधान में, चीन के संविधान में, स्विट्जरलैंड के संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, वो सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि लेवल बढ़ गया है, अब कॉलेज 12वीं तक तो ठीक था, लेकिन अब कॉलेज में आ चुके तो भारत को छोड़कर विदेशों पर भी डिस्कशन करना पड़ेगा। तो स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के दो
लक्षण, स्विट्जरलैंड ने बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था, कैसी बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था की किसने, स्विट्जरलैंड ने संघीय व्यवस्था के अनुसार बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था की। स्विट्जरलैंड में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों शासन पद्धतियों का समन्वय किया है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की जो पद्धतियों का है वो समन्वय किया गया है स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, 2020 में सवाल पूछा गया और 2016 में कि ब्रिटिश संविधान की कोई दो विशेषता, ब्रिटिश देश की संविधान की जो दो विशेषता है वो लिखनी। 2016 और 2020 के दो एग्जामों में सवाल पूछा जा चुका है। विकसित संविधान, दोस्तों ब्रिटिश का जो संविधान ये एक विकसित प्रकार का संविधान